आज तो सुबह से घर में बड़ा बवाल हो रहा था। घर वालों का आना जाना लगा हुआ था। नीता किन कर्तव्य विमूढ़ सी बैठी थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो गया। सास, जेठ, जिठानी, देवर, देवरानी, ननद, नंदोई सब कभी घर आ रहे थे तो कभी अस्पताल जा रहे थे। अड़ोसी पड़ोसी व्यंग से मुस्कुरा रहे। घर की इज्जत मिट्टी में जो मिल गई थी। घर वालों के चेहरे अपमान से धूमिल थे। होते भी क्यों ना, इस घर के लड़के नीता के पति दिवेश ने किया ही ऐसा काम था। सुदर्शन व्यक्तित्व के मालिक और लच्छेदार बात करने वाले दिवेश के सामने नीता का व्यक्तित्व एकदम बौना था। दिवेश पर महिलाएं आसानी से आकर्षित हो जाती थी। ऐसे ही उसके साथ काम करने वाली रचना न जाने कब उस पर मोहित होकर प्रेम के बंधन में बंध गई। न उसने यह सोचा कि दिवेश विवाहित है और न ही अपने पारंपरिक परिवार के विषय में सोचा, जहाँ न जाने किस तरह से उसे घर से बाहर काम करने की अनुमति मिल गई थी। नहीं तो महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं रख सकती थी। ऐसी बातें आसानी से छिपती तो है नहीं। इसीलिए रचना के परिवार को दिवेश और रचना के प्रेम संबंध के विषय में जानकारी मिल गई। रचना के साथ तो उन्होंने अपने घर में चाहे जैसा व्यवहार किया हो, पर दिवेश को सरेआम पीटकर और धमकी देकर छोड़ दिया कि अगली बार गोली से उड़ा दिया जाएगा यदि रचना की तरफ देखने की कोशिश भी की। दिवेश की इतनी कसकर पिटाई की गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सब गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन रचना के घर वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक तो वह सब दबंग थे और दूसरे ऐसा करने से दिवेश की नौकरी पर भी खतरा हो सकता था। अगमान से सुलझकर सब रह गए थे। जैसे तैसे दिवेश ठीक हुआ और घर आया। उसके आने पर उसकी माँ मतलब नीता की सास ने घर में पूजा का आयोजन किया। सभी घर वाले आए और ईश्वर का धन्यवाद किया कि दिवेश की जान बच गई। पूजा के बाद जब सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तब दिवेश की माँ अपने बेटे का पक्ष लेती हुई कहने लगी, यह तो मेरे बेटे का दुर्भाग्य था कि इसके पिता ने इसकी शादी नीता जैसी लड़की से करवा दी। कहाँ मेरा राजकुमार जैसा बेटा और कहाँ यह नौकरानी जैसी बहू। बेचारा क्या करता। अपने जैसी सुंदर लड़की देखकर उसके पांव बहक गए। किसी ने उसकी बात का समर्थन नहीं किया, पर विरोध भी नहीं किया। सांवले रंग की साधारण सी साड़ी पहने हुए, हाथों में केवल कांच की चूड़ियाँ पहने थके हुए चेहरे वाली नीता पर सबका ध्यान गया। जेठानी कहने लगी, सही बात है, नीता को जरा अपने बनाव श्रृंगार पर ध्यान देना चाहिए। देवर जी के साथ इनका कोई जोड़ नहीं लगता। देवरानी ने हंसी दबाते हुए मुंह पिचका कर नीता की तरफ देखा और ननद आंखों ही आंखों में सहमति देते हुए अपने भाई दिवेश के कंधे पर सर रखकर बैठ गई। सदा ही सहनशील नीता पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि यह सब क्या कह रहे हैं। उसके बाद बात को समझने के बाद एकदम से भड़क गई और कहने लगी, आज आपको यह बात समझ में आ रही है, उस दिन नहीं समझ में आई थी जब अपने निकम्मे बेटे की शादी मेरी छोटी सी नौकरी देखकर की थी। शादी के बाद तो मैंने ही घर और बाहर दोनों जगहों का काम करके गृहस्थी की गाड़ी खींची। उसके बाद ससुर जी की मृत्यु के बाद दिवेश को उनकी जगह नौकरी मिल गई।
तब से आपको मैं बुरी लगने लगी। सास बोली, तुमसे यही तो कहा जा रहा है कि तुम बन ठन कर नहीं रही। इसमें इतना बुरा मानने की बात क्या है? आज नीता की सहन शक्ति जवाब दे गई थी, इसीलिए वह चिल्लाते हुए बोली, आपने कभी यह सोचा है कि आपका बेटा जो कुछ भी कमाता है वह अपने कपड़े और शौक पर खर्च करता है? मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अच्छे कपड़े पहने भली प्रकार से तैयार होकर रहूं, ब्यूटी पार्लर में जाऊं, पर मेरी नौकरी प्राइवेट स्कूल में टीचर की है। मैं ही जानती हूँ किस तरह से घर घर जाकर मैं ट्यूशन पढ़ाकर पैसा कमाती हूँ। ना मेरे पास बनाव सिंगार का पैसा है और ना ही समय है। मेरे पास तो इतना भी समय नहीं है कि इस बात का दुख मना सकूं कि दिवेश ने मुझे धोखा दिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी जरा सी भी दिल को छुई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।